क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन ये शब्द सुनने में अक्सर बहुत मुश्किल लगते हैं ना, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर बिटकॉइन के पीछे की ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम कैसे करती है। चलिए एक छोटी सी कल्पना से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर साल 2010 में किसी ने सिर्फ 1 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कीमत क्या होती? अंदाजा लगाइए, 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 10,000 करोड़। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई आखिर ये चीज है क्या। देखिए, बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा यानी मनी खुद क्या है। पैसा असल में सिर्फ वैल्यू यानी मूल्य को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक तरीका है। चलिए जरा देखते हैं कि यह समय के साथ कैसे बदला है। हजारों साल पहले जब पैसा नहीं था तब था बार्टर सिस्टम, मतलब सामान के बदले सामान। पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि हर चीज की बराबर की वैल्यू कैसे तय हो। फिर आया सोना और चांदी का दौर। ये बढ़िया था क्योंकि इनकी कीमत हर जगह एक जैसी थी, लेकिन इन्हें हर वक्त साथ लेकर घूमना भी तो एक मुसीबत थी। तो सरकारों ने कागज के नोट यानी फियाट करेंसी छापी। ये असल में सरकार का एक वादा है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं, और आज हम डिजिटल पेमेंट्स के जमाने में जी रहे हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि हमारा आज का ये जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है ये कैसे काम करता है। इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत फाइनेंस। मान लीजिए किसी को ऑनलाइन जूते खरीदने हैं। जैसे ही वो अपने फोन से पेमेंट करता है, एक रिक्वेस्ट सीधा उसके बैंक के पास जाती है। बैंक अपने सेंट्रल लेजर मतलब अपने मेन हिसाब किताब की डायरी में चेक करता है कि खाते में पैसे हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो बैंक बस अपने रिकॉर्ड में एक एंट्री बदल देता है। एक एक खाते से पैसे कम करके दुकानदार के खाते में जोड़ देता है, बस। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आज का डिजिटल पैसा कुछ और नहीं, बस बैंक की एक बड़ी सी एक्सेल शीट में लिखा एक नंबर है, और ये जो रिकॉर्ड है ये पूरी तरह से बैंक के कंट्रोल में है। हमारा पूरा भरोसा बस इसी एक संस्था पर है कि वो सब कुछ ठीक रखेगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब सारा का सारा कंट्रोल किसी एक ही संस्था के हाथ में हो तो इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं? चलिए देखते हैं। जब पावर एक जगह होती है तो उसके कुछ खतरे भी होते हैं। सरकारें अचानक नोटबंदी जैसे बड़े फैसले ले सकती हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा नोट छाप सकती हैं जिससे हमारी बचत की कीमत कम हो जाती है, जिससे हम महंगाई कहते हैं। और कभी कभी तो बैंक के गलत मैनेजमेंट की वजह से लोगों को अपना ही पैसा निकालने में मुश्किल हो जाती है। इन्हीं सब परेशानियों के जवाब के तौर पर एक बिल्कुल नया आइडिया सामने आया। एक ऐसे सिस्टम का वादा जिसमें पावर किसी एक के हाथ में ना हो, यानी एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ये बात है साल 2008 की। सातोशी नाकामोटो नाम के एक रहस्यमयी शख्स या शायद ग्रुप ने, आज तक कोई नहीं जानता वो कौन था, एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताया गया था जिसमें पैसों के लेन देन के लिए बैंक जैसी किसी बीच की संस्था की जरूरत ही नहीं थी। अब जरा इन दोनों सिस्टम्स का फर्क समझिए। एक तरफ है पुराना सिस्टम जहां बैंक सारे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है और हिसाब किताब की डायरी को खुद तक ही रखता है। दूसरी तरफ है ये नया डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। यहां नेटवर्क में मौजूद सभी लोग मिलकर ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं, और हिसाब की वो डायरी, उसकी एक एक कॉपी हर किसी के पास पब्लिकली मौजूद होती है। मतलब यहां भरोसा किसी बैंक पर नहीं, खुद टेक्नोलॉजी पर टिका है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर कोई बैंक नहीं है तो लेन देन का हिसाब कौन रखेगा? और हम ये कैसे मान लें कि वो हिसाब बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है? इसका जवाब ही बिटकॉइन के पीछे की असली टेक्नोलॉजी है, और इस सवाल का जवाब है ब्लॉकचेन। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और काम कैसे करती है। ब्लॉकचेन का सबसे छोटा और सबसे जरूरी हिस्सा है एक ब्लॉक। आप इसे एक डिजिटल बक्से या एक डायरी के पन्ने की तरह समझ सकते हैं जिसमें सारे लेन देन का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। अब हर ब्लॉक के अंदर 3 बहुत खास चीजें होती हैं। पहला, लेन देन का डेटा, मतलब किसने किसको कितने पैसे भेजे। दूसरा, एक यूनिक हैश, ये उस ब्लॉक का एक तरह से डिजिटल फिंगरप्रिंट है जो बिल्कुल यूनिक होता है। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है पिछले ब्लॉक का हैश। यही वो खड़ी है जो इन्हें आपस में जोड़ती है। और जब ये सारे ब्लॉक एक एक करके अपने हैश के जरिए एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं तो वो एक लंबी चेन बना लेते हैं, ब्लॉक्स की एक चेन, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ये सारे ट्रांजैक्शंस का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, चेन तो बन गई, लेकिन बिना किसी बैंक या बॉस के इसे इतना सुरक्षित और भरोसेमंद कैसे बनाया जाता है? इसमें कोई गड़बड़ क्यों नहीं कर सकता? नए ब्लॉक्स को इस चेन में जोड़ने और उन्हें वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है उसे माइनिंग कहते हैं, और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें माइनर्स कहा जाता है। तो ये माइनर्स करते क्या हैं? वो अपने बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके एक बेहद मुश्किल गणित की पहेली को सुलझाते हैं। जो भी माइनर उस पहेली को सबसे पहले सुलझा लेता है उसे ट्रांजैक्शंस के एक नए ब्लॉक को चेन में जोड़ने का हक मिल जाता है, और इस मेहनत के बदले में, जिसमें बहुत बिजली भी खर्च होती है, उसे इनाम के तौर पर कुछ नए बिटकॉइन मिलते हैं। इसी तरह से नए बिटकॉइन बनाए जाते हैं। लेकिन एक मिनट,
यहाँ एक और जरूरी सवाल है, क्या होगा अगर कोई बेईमानी करने की कोशिश करे, कोई पुराने ब्लॉक में जाकर किसी ट्रांजैक्शन को बदलने की कोशिश करे तो? यहीं पर ब्लॉकचेन का असली जादू सामने आता है। याद है वो डिजिटल फिंगरप्रिंट जिसे हैश कहते हैं? अगर कोई किसी ब्लॉक के अंदर एक कॉमा भी बदल दे तो उस ब्लॉक का पूरा हैश यानी उसका फिंगरप्रिंट तुरंत बदल जाता है। और क्योंकि हर अगला ब्लॉक पिछले ब्लॉक के हैश से जुड़ा होता है, जैसे ही एक ब्लॉक का हैश बदलता है उसके आगे की पूरी चेन का लिंक टूट जाता है। वो पूरी चेन वहीं पर इनवैलिड हो जाती है और नेटवर्क पर मौजूद हजारों दूसरे लोग जिनके पास सही चेन की कॉपी है वो इस बदली हुई टूटी हुई चेन को देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। धोखाधड़ी करना लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, ये बहुत स्मार्ट और सिक्योर है, लेकिन असली दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है और सरकारें इसको लेकर इतनी परेशान क्यों रहती हैं? देखिए, सरकारों की चिंता के कुछ बड़े कारण हैं। पहला, इससे उनका पैसों पर से कंट्रोल चला जाता है। दूसरा, बिना किसी सेंट्रल बैंक के लेन देन पर नजर रखना या उसे रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, कुछ लोग इसकी गुमनामी का फायदा गलत कामों के लिए भी उठा सकते हैं। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, हमारा आने वाला कल कैसा होगा? क्या हम इसी सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ रहेंगे जहां सारा कंट्रोल कुछ ही हाथों में है, या फिर हम एक डिसेंट्रलाइज दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं? यह एक ऐसी बहस है जो अभी बस शुरू ही हुई है और इसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।